तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर ऑनलाइन कक्षा विषय इतिहास में मैं डॉक्टर विनोद यादव, प्रवक्ता इतिहास सर्वोदय बाल विद्यालय बीटी ब्लॉक शालीमार बाग, अपनी इतिहास टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं हमारी आज की को फैसिलिटेटर डॉक्टर हरिता अरोरा मैम, जिनका व्यक्तित्व और जिनकी कार्यशैली किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कोर एकेडमिक यूनिट से प्रज्ञा सिन्हा मैम, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारिका से, और यूट्यूब पर आपकी क्वेरीज का, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगी सविता मैम, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 शकरपुर से, और नीता सिंगल मैम, सर्वोदय कन्या विद्यालय एच ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से, और संतोष कुमार मिश्रा जी, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरोला से, और रचना चावला मैम, SKV नंबर 1 चांदनगर से। तो विद्यार्थियों, ये हर बार की तरह कुछ जरूरी गाइडलाइंस, कुछ जरूरी दिशा निर्देश जो आपको बताए जाते हैं कक्षा के प्रारंभ होने से पहले, कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई न दे तो आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करें और अपनी ऑनलाइन कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें, और वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके आप इसे स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके देखें। और चैट बॉक्स का इस्तेमाल विद्यार्थियों केवल और केवल प्रश्न पूछने के लिए करें। यह डिस्क्लेमर है कि इस कक्षा को और अधिक प्रभावशाली और गुणात्मक बनाने के लिए हमने NCERT बुक, गूगल सर्च, यूट्यूब या और दूसरे जो माध्यम हैं, दूसरे जो चैनल्स हैं, वहां से जो हमने सामग्री ली है या कोई क्लिपिंग ली है, तो उसका मकसद, उसका उद्देश्य केवल नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए है और कक्षा को गुणात्मक बनाने के लिए है। फिर भी यदि कोई भूलवश त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और सभी संदर्भों का प्रयोग केवल शैक्षणिक और विशुद्ध रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य से किया गया है। और फिर भी यदि परिस्थिति में कोई विसंगति है या कोई त्रुटि है, भूलवश कोई त्रुटि पाई जाए, तो उसे तदनुसार सुधार लिया जाएगा। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जिस कोरोना वायरस की वजह से हम और आप ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं, और उस कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व त्रस्त है, या यूं भी कह सकते हैं कि तमाम मानव जाति कोविड-19 के संक्रमणशील दौर से जूझ रही है। तो बच्चों, जब तक कोई कारगर दवाई या कोई कारगर वैक्सीन इजाद नहीं हो जाता, तब तक इससे बचाव के 3 प्रमुख उपाय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें अपनाकर ही, या यूं कहिए कि इन उपायों को अपनी हैबिट में शुमार करके ही स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखा जा सकता है और स्वस्थ रखा जा सकता है। तो कहा भी गया है विद्यार्थियों कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आइए हम संकल्प करें कि घर से निकलते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, और जब तक बहुत जरूरी कार्य ना हो तब तक घर से ना निकलें। किसी भी संक्रमित सतह को छूने से बचें, अपनी नाक, अपनी आंख और अपने मुंह को न छुएं, और साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया को अपनी प्रैक्टिस बनाएं, और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखें, यानी परस्पर 2 गज की दूरी बनाए रखें। और इतना जरूर है विद्यार्थियों कि कोरोना ये आया कहीं से भी हो, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति के द्वारा ये हार कर हिंदुस्तान से ही जाएगा। तब कहना चाहता हूं कि अंधकार से लड़ने का जब संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो मैं टोटल रेस्पॉन्सेज के लिए, जिसका आपको इंतजार है, मैं डॉक्टर हरिता मैम को इनवाइट करता हूं। ओवर टू यू डॉक्टर हरिता अरोड़ा मैम। थैंक यू सर। तो चलिए, कौन बनेगा इतिहासपति का बड़ी बेसब्री से बच्चों आप सभी को इंतजार होगा। आप ही को इंतजार नहीं रहता, आपके साथ साथ आपके टीचर्स को भी इंतजार रहता है कि क्या मेरे स्कूल का कोई नाम अभी यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए, इस बार के जो हमारे टोटल रिस्पॉन्सेज हैं वो हैं 40,400, और उसी में से टॉप 10, जैसा हर बार मैं कहती हूँ, ये टॉप 10 नाम यहाँ जरूर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि दे आर फास्टेस्ट फिंगर। लेकिन अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए, पढ़ते रहिए, उसको देखते रहिए, क्योंकि एक तरह से आप खुद की लर्निंग के लिए आपका अपना फीडबैक है।
तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट जो कौन बनेगा इतिहासपति में है वो है आयुष मिश्रा, जीएसवी लैंसर रोड से। दूसरे नंबर पर है भावना, जीएसकेवी टिकरी कला से। तीसरे नंबर पर विवेक कुमार, जीएसवी अगेन लैंसर रोड से। चौथे नंबर पर है अनामिका, GG SSS मुकंदपुर से। और पांचवें नंबर पर है GB SSS डी ब्लॉक अशोक विहार से। छठे नंबर पर खुशबू, SKV अलीपुर से। सातवें नंबर पर सुमन सिंह, GS कोएड GSV A2 पश्चिम विहार से। आठवें नंबर पर है खुशी फोगाट, गवर्नमेंट कोएड भोरगढ़ से। और 9 नंबर पर आर्यन वर्मा, SV शारदा निकेतन पीतमपुरा। 10वें नंबर पर योगेश कुमार मीना, SBV सेक्टर 1 पॉकेट 7 द्वारका। ऐसा लगता है कि पूरा दिल्ली एक इस टेबल के अंदर सिमट करके आ गया है। तो बच्चों करते रहिए, अपना जो है अपने आप को टेस्ट करते रहिए। ओवर टू यू विनोद सर, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दी स्टूडेंट्स। और जैसा कि हर बार हम करते हैं, जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आता है तो उस टॉपिक से पहले एक छोटा सा वीडियो। तो यहां आज हम बात करेंगे मुगल शासक जो कि महान सम्राट हुए हैं, बादशाह हुए हैं, वो हैं अकबर। अकबर के बारे में बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आप आज अकबरनामा, बादशाहनामा, सुलह कुल के बारे में आपको बताया जाएगा। अकबर थे कौन? अकबर जो है मुगल शासन की भारत के अंदर जड़ें जिसने मजबूत की, गहरे तक जड़ें जमाई मुगल साम्राज्य की, जिसने बहुत लंबे समय तक शासन किया। उसी तरह से जिस तरह से प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य या अशोक सम्राट रहा, मध्ययुगीन भारत में वहीं पर हमें देखने को मिलता है अकबर। कौन थे अकबर? ये वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं। यहां आप चित्र देख रहे हैं, एक एनिमेटेड चित्र है। अकबर जो है, इनको अपना बचपन से ही लड़ाई और शिकार सीखने में इन्होंने वक्त बिताया, क्योंकि पढ़ने लिखने सीखने में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। और देखिए, वह एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बावजूद उनके अंदर ज्ञान पिपासा थी, यानी नया नया जानने की इच्छा थी। बहुत छोटी उम्र में 13 वर्ष की आयु में ही बादशाह बने, बैराम खान के संरक्षण में बने। और क्योंकि पिता की मृत्यु यानी हुमायूं की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसीलिए इनको ये जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। इनके समय में राज्य विस्तार के अभियान बैराम खान ने इस दौरान चलाए। साथ ही साथ हेमू, जो अफगान शासक आदिल शाह का हिंदू सेनापति था, हेमू ने अकबर के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया और यहां होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। एक वक्त ऐसा भी आया, लगा कि मुगल सेना हार जाएगी, लेकिन लेकिन इस युद्ध में बहुत जबरदस्त टक्कर दोनों तरफ से दी गई। और जो है क्या हुआ कि जो हेमू था उसकी आंख में ये तीर लगा और वो बेहोश हो गया। बेहोश होते ही उसकी सेना को लगा कि वह शायद मर गया है और उसकी सेना ने हथियार डाल दिए। और दोबारा से जो है इस पानीपत के दूसरे युद्ध में जीत होती है अकबर की, मुगल साम्राज्य की। अकबर ने कई क्षेत्र जीते और जो है अपने राज्य का विस्तार किया, गंगा जमुना दोआब क्षेत्र से लेकर कश्मीर, अफगानिस्तान, बंगाल तक। और दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र के कुछ हिस्से उसके कब्जे में आए। हालांकि यंग था लेकिन बहुत शार्प था। जिन अधिकारियों से उसे अपनी सत्ता को खतरा लगा, उन अधिकारियों को उसने अपने रास्ते से हटा दिया। एक और बहुत अच्छा काम किया कि धार्मिक प्रतिबंध हटाए और लोगों को अपनी मर्जी के धर्म को मानने की स्वतंत्रता अकबर ने दी। अनपढ़ होने के बावजूद अकबर स्कॉलर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का सम्मान करता था। उसके दरबार नौरत्न के लिए फेमस था, जैसे कि बीरबल है और उसके समय में बीरबल है, तानसेन है, ये सब उसके साम्राज्य में थे। और जो है ये सब उसके नवरत्नों में से थे। और उसको विशेष धार्मिक चर्चाओं में खास रुचि थी, संगीत में रुचि थी, चित्रकारी में रुचि थी और फिलॉसफी में रुचि थी। उसके पास इतिवृत्त यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन था। उसका एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट आता है, वो है क्या कि जामा मस्जिद उसने बनवाई और उस जामा मस्जिद के साथ ही साथ
उसके हवा महल के बगल में उसकी पत्नी के लिए भी महल था। 3 बच्चे जो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जहांगीर, मुराद और दानियाल, वो उसके पुत्र थे। केवल जहांगीर जिंदा रहे। मुराद और दानियाल की यंग एज में मृत्यु हो गई और 1605 में अकबर भी बीमार पड़े और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के कई क्षेत्रों को अकबर ने अपने अधीन किया और उसका पूरा शासनकाल सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति की, ब्रेवरी और न्याय के लिए जाना जाता है। तो वी यूज, थैंक यू मोकोमी, हमने आपका ये वीडियो टोटली नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ऐतिहासिक वर्णन डॉक्टर मैम के द्वारा। तो विद्यार्थियों, आइए चलते हैं अपनी आज की कक्षा की ऐतिहासिक और वर्चुअल यात्रा पर। थीम 9, चैप्टर 9 का ये पार्ट 3। इसके अंतर्गत आज हम शासक इतिवृत्त, मुगल दरबार, ये आपका हमारा टॉपिक है। और आज इस अध्याय में जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हम जान चुके हैं, वो मुगल शासक और साम्राज्य के बारे में, इतिवृत्तों की रचना के बारे में, संगीत, रंगीन चित्रों के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आदर्श राज्य। तो विद्यार्थियों, जहां तक इतिवृत्तों का संबंध है, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा कि इतिवृत्तों का संबंध बादशाहों के काल में घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। इतिवृत्तों के द्वारा घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और इतिवृत्तों से किसी भी शासक के, किसी भी सम्राट के पर्टिकुलर शासन काल में जो घटनाओं का काल क्रम है उसके अनुसार विवरण प्राप्त होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल इतिवृत्त, अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। आदर्श राज्य के बारे में हम जानेंगे और आदर्श राज्य के अंतर्गत ही हम एक दैवीय प्रकाश, ए डिवाइन लाइट और सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत और सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता के बारे में जानेंगे। तो बेटा, अकबरनामा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो सबसे पहले हम अकबरनामा के बारे में जानते हैं, समझते हैं। विद्यार्थियों, अकबरनामा बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके साथ साथ यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया एक प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, यानी एक ऑथेंटिक हिस्टोरिकल बुक है, जिसके माध्यम से हमें अकबर के शासनकाल की तमाम जानकारी मिलती है। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह सचित्र ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसलिए इसको एक यूनिक हिस्टोरिकल बुक भी कहा जाता है, यानी एक अद्वितीय ऐतिहासिक ग्रंथ विद्यार्थियों, क्योंकि इसकी प्रत्येक पांडुलिपि पर लगभग ऑलमोस्ट 150 चित्र अंकित है, 150 चित्र अंकित हैं। और इन रंग बिरंगे चित्रों में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया विद्यार्थियों, कि मुगल दरबार के दैनिक क्रियाकलापों को, युद्ध और लड़ाई के दृश्यों को, आक्रमण से पहले की जाने वाली घेराबंदी को, और दर्शाया गया है बादशाहों और शहजादों द्वारा शिकार खेलने के दृश्यों को, और ऐतिहासिक इमारतें जो मुगल काल में बनवाई गई उनके निर्माण के चित्र को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, उससे अबुल फजल का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, जिसने अकबरनामा लिखा, उसके बारे में हम जानते हैं। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 में आगरा के एक धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ और इनके पिता का नाम शेख मुबारक था, जो एक बहुत ही पॉपुलर सूफी स्कॉलर थे, एक प्रसिद्ध सूफी विद्वान थे। और शेख मुबारक ने सम्राट अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण व बादशाह अकबर के विश्व प्रसिद्ध सुलह कुल की नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अबुल फजल एक तर्कशील चिंतक था, उच्च कोटि का विद्वान होने के साथ साथ एक तर्कशील चिंतक था। उसने उलेमाओं के पुराने रूढ़िवादी और दकियानूसी विचारों यानी पास्ट थिंकिंग का विरोध किया, खंडन किया, और वह अरबी, फारसी, यूनानी और सूफी फिलॉसफी का बड़ा ही
स्कॉलर था, बड़ा विद्वान था। उसने डिबेट के द्वारा उलेमाओं से अपनी विद्वता का लोहा मनवाया। विद्यार्थियों, उसके स्वतंत्र विचारों यानी उसकी जो अपनी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी थी और उसकी इंटेलेक्चुअलिटी से, उसकी विद्वता से ही प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने अबुल फजल को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। जो उसके दरबार में 9 रत्न थे, जैसा कि अभी मैम ने बताया, उन 9 रत्नों में अबुल फजल को सम्राट अकबर ने स्थान दिया और उसको अपना एडवाइजर नियुक्त किया। इसके साथ साथ उसे अपना नीति निर्धारक भी बनाया। तो जो अकबर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं कि असल में विद्यार्थियों, अकबर शुरू से ही उदारवादी सोच और साइंटिफिक एटीट्यूड में विश्वास रखता था। वह समय के साथ जो बदलाव हो रहा था, वह समय के बदलाव के साथ पुराने और जो परंपरागत रूढ़िवादी विचार थे, दकियानूशी विचार थे या जो अंधविश्वास थे, उनसे मुक्त होकर वह अपने शासन और प्रशासन का संचालन करना चाहता था। इसलिए विद्यार्थियों, अकबर ने अबुल फजल को अपना दरबारी इतिहासकार नियुक्त किया। उसने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को अपॉइंट किया। और बच्चों, अबुल फजल भी सम्राट की आशा के अनुसार अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरा, बल्कि उसने बादशाह के शासन से जुड़े हुए जो विचार थे, उन विचारों को अबुल फजल ने न केवल नया आकार दिया, उन विचारों को न केवल नया विस्तार दिया, बल्कि उनको और अधिक क्लैरिटी के साथ और अधिक स्पष्टता के साथ उनको अभिव्यक्त भी किया। तो बेटा, अकबरनामा के लेखन की शुरुआत 1589 में, बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि अकबरनामा वो फारसी का शब्द है और जिसका जो वर्ड मीनिंग है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। अकबर के दरबारी इतिहासकार, जो बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना भी है क्योंकि आपको अपने जो रिकैप है उस क्विज के प्रश्नों का सटीक उत्तर देना है। तो जो अकबर के दरबारी इतिहासकार हुए अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखने की शुरुआत 1589 ईस्वी में की और लगभग 13 वर्षों तक उसने इस पर लेखन कार्य किया। लेकिन इस दौरान अबुल फजल ने इस हिस्टोरिकल ऑथेंटिक बुक में, इस ऐतिहासिक ग्रंथ में अनेक बार अमेंडमेंट भी किए, संशोधन भी किए, और जहां अबुल फजल को लगा कि उसमें पर्याप्त सुधार किया जा सकता है, तो बारंबार उसका अध्ययन करने के उपरांत भी उसने उसमें सुधार कार्य भी किया। तो यह ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों का और उसके साथ साथ जो शासकीय दस्तावेज हैं उनका और जो जानकार व्यक्ति थे उनके मौखिक प्रमाणों पर भी अकबरनामा आधारित है। विद्यार्थियों, अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। अबुल फजल ने अकबरनामा को कितनी जिल्दों में विभाजित किया? 3 जिल्दों में विभाजित किया और 3 जिल्दों में विभाजित करके उसने अकबरनामा को लिखा। और पहली जिल्द में क्या वर्णन मिलता है कि जो पहली जिल्द है उसमें आदम से लेकर सम्राट अकबर के जीवन काल के 30 वर्षों तक मुगल कालीन मानव जाति का इतिहास मिलता है और दूसरी जिल्द में बादशाह अकबर के 46वें वर्ष तक के शासन काल में राज्य के कर्मचारी होते थे, उनका, राज्य के सैनिकों का, जो विभिन्न पदों पर सुशोभित थे। इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षा संबंधी जो नियम थे मुगल प्रशासन में, वो भी सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान उनका, और राज दरबार के प्रमुख साहित्यकारों का, राज दरबार में शोभायमान विभिन्न संगीतकों का इसमें विवरण मिलता है। लेकिन जो इसकी तीसरी जिल्द है वो आप अपनी स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, आईने अकबरी। बहुत ही प्रसिद्ध है ये पार्ट। आईने अकबरी तीसरी जिल्द के रूप में जानी जाती है। तीसरी जिल्द के नाम से आईने अकबरी मशहूर है और इस आईने अकबरी में न्याय तथा प्रबंधक विभागों के कानूनों का और विशेष रूप से कृषि व्यवस्था संबंधी, कृषि शासन संबंधी विवरण इसमें मिलता है। जमीन की जो कृषि भूमि थी उसकी नापतोल का और उसके अलावा जो भू राजस्व लिया जाता था उसका भी वर्णन हमें आईने अकबरी में मिलता है।
इसके अलावा विद्यार्थियों, अकबर ने अपने प्रांत को 12 सूबों में बांट रखा था। उन 12 सूबों की 12 प्रांतों की जो सूचनाएं हैं और आंकड़े भी आईने अकबरी में संकलित किए गए हैं। जहां तक विद्यार्थियों अकबरनामा की भाषा शैली का प्रश्न है, तो आप देख रहे हैं कि अकबरनामा की जो भाषा थी वो फारसी थी और बहुत ही अलंकृत थी, बड़ी रिफाइंड थी। अकबरनामा की भाषा फारसी और लिखावट बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही परिमार्जित, रिफाइंड और गोरग्रस। क्योंकि इस भाषा के पाठों में अध्यायों को, चैप्टर्स को बहुत ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, इसलिए इस भाषा में लयबद्धता का और बोलने के अंदाज का, बोलने की शैली का बहुत महत्व था और उसको ही मानकर इसका बोलने का और इसका उच्चारण किया जाता था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों भारतीय फारसी शैली को, इंडो पर्शियन शैली को मुगल दरबार में बेहद संरक्षण मिला, प्रोटेक्शन मिला और संवर्धन यानी प्रमोशन भी मिला, बढ़ावा भी मिला। जहां तक अकबरनामा की विषय सामग्री का प्रश्न है, तो विद्यार्थियों अकबरनामा का लेखन विशेष तौर पर बाबर, हुमायूं व अकबर के शासनकाल के समस्त पहलुओं का वर्णन हमें इसमें मिलता है। महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का विवरण हमें मिलता है जिन्हें ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर किया गया था। और चूंकि लेखक बादशाह अकबर का दरबारी इतिहासकार था, तो इसलिए खास तौर पर इस ग्रंथ में सम्राट अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सम्राट अकबर के साम्राज्य के सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नवीन विचारधारा, नए तरीके से और नए अंदाज से इसका लेखन कार्य अबुल फजल ने संपन्न किया। और जो इसकी तीसरी जिल्द है, जैसा कि अभी आपने जाना, जिसे हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को एक मिलीजुली संस्कृति यानी एक कंबाइंड कल्चर वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है विद्यार्थियों। और यह है मुगल काल के जो अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है बादशाहनामा। बादशाहनामा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों जिस तरह अकबर के व्यक्तित्व व उसके शासन की, उसके प्रशासन की तमाम विशेषताएं, जितनी भी क्वालिटीज थी, उनकी जानकारी हमें अकबरनामा से मिलती है। ठीक वैसे ही मुगल काल के दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ बादशाहनामा से शाहजहां के शासनकाल की तमाम जानकारी, तमाम ऐतिहासिक विवरण और मुगल काल के इतिहास के बारे में हमें बादशाहनामा ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की वीर हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की, जो अबुल फजल का ही एक शिष्य था और यह शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। बादशाहनामा भी अकबरनामा की तरह विद्यार्थियों 3 जिल्दों में विभाजित है और इस ग्रंथ की प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा हमें हमारे सामने प्रस्तुत करती है, हमारे सामने रखती है। बादशाहनामा में अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख किया है और इसके साथ साथ इस ग्रंथ में शाहजहां के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर अब्दुल हमीद लाहौरी ने प्रकाश डाला है। और जो वजीर सादुल्ला खां थे बादशाह के, शाहजहां के, तो वजीर सादुल्ला खां द्वारा बादशाहनामा की जिल्दों में संशोधन किया गया, जिल्दों में संशोधन किया गया। लाहौरी ने तो बादशाह शाहजहां के जो शासनकाल था यानी 1627 से लेकर 1647 तक, उसके 2 दशकों पर पहली और दूसरी जिल्द लिखी। लेकिन बाद में शाहजहां के जो वजीर हुए सादुल्ला खां, तो मुगल बादशाह शाहजहां के वजीर सादुल्ला खां ने इन 3 जिल्दों में संशोधन किया और सुधार किया। लेकिन बुढ़ापे के फलस्वरूप कुछ शारीरिक परेशानियां, कुछ शारीरिक दिक्कत अब्दुल हमीद लाहौरी के सामने प्रस्तुत हो गई, तो तीसरे दशक के बारे में वो, या तीसरी जिल्द के बारे में वो नहीं लिख सके,
जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने तीसरे दशक में योगदान दिया और वारिस ने ही इसे को कंप्लीट किया। हरिता मैम, प्रज्ञा मैम, कोई क्वेरीज हो तो बच्चों की बताइए आप। हाँ जी, एक बच्चे ने पूछा है सर कि जिल्द क्या होती है। जी, कुछ ऐड ऑन करेंगे आप? जी, जिल्द, जिस तरह से जिल्द का मतलब है, जिस तरह से आज हम किताबों के जब वॉल्यूम्स आते हैं अलग अलग, तो वॉल्यूम्स जिस तरह से होते हैं, यानी 3 पार्ट्स आप समझ लीजिए कि वो जो है पूरा अपनी कंटिन्यूटी में लिखी गई और 3 पार्ट्स में लिखी गई। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस क्वेरी। एक प्रश्न और है अभिषेक का। अभिषेक ने पूछा है कि आईने अकबरी की प्रामाणिकता को हम कैसे माने, कि जो कुछ भी उसके अंदर दिया गया है क्या वो सही है, या अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा करके तो नहीं लिखवाया गया है। जी। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी बच्चों, कि जब हमने प्राचीन भारत भी हम पढ़ रहे थे, तब भी हमने अभिलेखों की बात की थी, या हमने साहित्यिक स्रोतों की बात की थी, यानी लिटरेरी सोर्सेस की बात की थी। तो उसमें भी हमने ये कहा था कि जो कोई भी लिखवाता है तो वो अपने पक्ष से लिखवाएगा, चाहे मैं हूं, आप हो, तो हम अपने पक्ष के बारे में जब कहेंगे तो हम अपनी अच्छी ही बातें कहेंगे, वो कोई भी हो। और शासक की तो और मजबूरी होती है क्योंकि उसको अपने अच्छे पक्षों को निकाल करके सबके सामने रखना होता है। तो ये केवल बात आईने अकबरी के साथ ही नहीं है, किसी भी ऐतिहासिक लिटरेरी सोर्स के संग है। जब भी उसमें से हम कोई चीज इतिहास के स्रोत के तौर पर लेते हैं, तो उन चीजों को अन्य सोर्सेस के संग पहले वेरीफाई किया जाता है कि इसकी प्रामाणिकता क्या है। उसके बाद ही ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर आपकी पुस्तकों में उसमें दी गई उस इंफॉर्मेशन को जगह मिलती है। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकों के द्वारा या अन्य जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, उनके आधार पर जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, हम कह सकते हैं कि जो बात आपसे कही गई है वो इतिहासकारों ने अपने पक्ष को रखा है, इसलिए वो उस हद तक ऑथेंटिक है। और आज भी अगर हम देखें या आज के संग रिलेट करें, तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आती है जिसमें उसके वादे होते हैं, और उनको फिर वो कहां तक इंप्लीमेंट कर पाए 5 साल के बाद वो खुद अपने रिपोर्ट कार्ड की तरह आपके सामने रखते हैं। मैंने आज के संग थोड़ा रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। उन दिनों इलेक्शंस मैनिफेस्टो नहीं थे क्योंकि राजतंत्र था, और ये आज डेमोक्रेसी है। लेकिन कहीं एक निहित कॉमन जो अंतरधारा है उसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने इस उदाहरण को प्रस्तुत किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई होंगी। ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थियों, ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा भारतीय इतिहास का अध्ययन एवं अभिलेखागार की स्थापना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर, यानी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के उपरांत अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया, और बच्चों थे, और उस महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बड़े कूटनीतिक भी थे। वे भारत पर लंबे समय तक, दीर्घ काल तक शासन करना चाहते थे। और विद्यार्थियों, किसी भी देश पर लंबे समय तक शासन करने के लिए यह जरूरी है कि उस देश की, उस वंश की सभ्यता और उसकी संस्कृति, उसके साहित्य, उस देश की परंपराओं और उस देश के रीति रिवाजों को बारीकी से जाना जाए। इसलिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और यहाँ के साहित्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव्स की उन्होंने स्थापना की। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश स्कॉलर और हिस्टोरियन सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और इस इंस्टीट्यूट ने, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय पांडुलिपियों के प्रकाशन, जो इतिवृत्त थे, उनके प्रकाशन, उनके संपादन और उनके ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर ले ली? अपने ऊपर ले ली। उल्लेखनीय है और यह बात गौरतलब है कि अकबरनामा और बादशाह नामक के जो संपादित पाठांतर थे, वो सबसे पहले 19वीं सदी में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किए गए, और 20वीं सदी में
अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज नामक अंग्रेज ने किया, किंतु बादशाहनामा के जो कुछ ही अंश, बादशाहनामा के कुछ ही पोर्शन का अंग्रेजी अनुवाद रह गया, जो अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थियों हमारा आदर्श राज्य। आदर्श राज्य यानी एक दैवीय प्रकाश। दरबारी इतिहासकारों के अनुसार, जो मुगल साम्राज्य के दरबारी इतिहासकार थे और विशेष रूप से सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल क्या कहता है विद्यार्थियों कि मुगल बादशाहों को ईश्वर के प्रतिनिधि की हैसियत से अपना शासन संचालित करना होता था। यानी मुगल बादशाह स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि मानकर अपना शासन संचालित करते थे। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय प्रकाश का जो सिद्धांत है, शासन को चलाने के संबंध में यह सबसे प्राचीन राजत्व का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत राजा अपने आप को ईश्वर से जोड़ने लगे, यानी अपने को वो ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि मानकर शासन चलाते थे। और उन्होंने स्वयं को डिवाइन लाइट से ओतप्रोत बताया, यानी डिवाइन लाइट से अपने आप को जोड़ा, उसको डिवाइन लाइट से, दैवीय प्रकाश से अपने आप को लबरेज बताया। अर्थात ईश्वरीय प्रकाश उन मुगल शासकों को या राजाओं को आशीर्वाद के रूप में मिला है। बच्चों, ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि चाहे वो अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां हो, ये तमाम मुगल सम्राट राजत्व के दैवी सिद्धांत को अपनाकर ही शासक और शासन संचालन के रुतबे को ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, उत्कर्ष पर ले जाना चाहते थे, और इसके साथ साथ प्रजा के दिलो दिमाग में अपने कुशल नेतृत्व की क्षमता को स्थापित करना चाहते थे। असलियत में मुगल बादशाहों द्वारा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि या अल्लाह का प्रतिनिधि घोषित करके या अपने आप को डिवाइन लाइट का बेस्ट पार्ट बताने के पीछे उनकी एक खास पॉलिसी यह भी थी कि प्रजा में बादशाह के प्रति, शासक के प्रति अटूट आस्था और विश्वास कायम हो जाए। तो मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है, वो मुगल काल के जो सभी इतिवृत्त हैं, मुगल काल की जो सभी दंत कथाएं हैं, सभी किस्से और कहानियां हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी, तो ये सभी हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि मुगल शासक, मुगल सम्राट राजत्व के दैवीय प्रकाश के हस्तांतरण में विश्वास रखते थे। मुगल दरबारी इतिहासकारों ने विशेष तौर पर जो हमारे अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, उनके जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, तो अबुल फजल अपने ऐतिहासिक स्रोतों में हवाला देते हुए कहते हैं और सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि मुगल बादशाहों को ईश्वर से शक्ति और सामर्थ्य सीधे मिलती थी, और ईश्वरीय शक्ति का यह प्रकाश न केवल हासिल होता था बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी होता था, और अपने उत्तराधिकारी थे उनको वो हैंड ओवर भी होता रहता था। बादशाह फर्रे इजादी अर्थात अल्लाह का नूर यानी ईश्वरीय प्रकाश है। अबुल फजल कहते हैं, अबुल फजल ने राजत्व के सिद्धांत को अल्लाह का नूर यानी ईश्वरीय प्रकाश का, अर्थात एक ऐसी डिवाइन लाइट का स्रोत बताया जो सीधे परमात्मा से निकलकर बादशाह पर पड़ती है। विद्यार्थियों, अबुल फजल ने अकबर के राजत्व, सम्राट अकबर के राजत्व के सिद्धांत का इन्वेस्टिगेशन किया यानी विवेचन किया, और विवेचन करने के उपरांत अबुल फजल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तीसरी जिल्द आईने अकबरी में क्या लिखा कि राजा ईश्वर का अनुग्रह है, राजा ईश्वर की कृपा दृष्टि है, और यह ईश्वरीय कृपा अल्लाह की दुआ तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। तो दैवीय प्रकाश एक निश्चित पदानुक्रम के तहत बादशाह में संचारित होता था। अबुल फजल प्रसिद्ध सूफी संत शहाबुद्दीन सूर्यवर्दी के विचारों से प्रभावित था, जो एक सूफी सिलसिला रहा है, सुहरावर्दी सिलसिला, और इस विचार के अनुसार
ईश्वरीय प्रकाश राजा में संचारित होता था, यानी जिसकी वजह से राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। और दरअसल सूफियों के जो सूरावर्दी सिलसिले है उसमें ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। और सूर्यवर्दी परंपरा के लिटरेचर का अबुल फजल ने बहुत ही व्यापक अध्ययन किया था, इसलिए इतिवृत्तों के विवरणों में या मुगल ऐतिहासिक ग्रंथों में शासकों के प्रभामंडल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जहांगीर के सिर के पीछे जो प्रभामंडल दिखाई दे रहा है इसको हम अंग्रेजी में ओरा भी कहते हैं। और जहांगीर, यह प्रसिद्ध चित्र अबुल हसन द्वारा बनाया गया और इस चित्र में जहांगीर को शाही पोशाक में प्रभामंडल युक्त दिखाया गया है। वह अपने पिता अकबर का सफेद पोशाक युक्त चित्र हाथ में लिए हुए है। अकबर की जो पोशाक, मुगल सम्राट जो अकबर हैं, उनकी सफेद पोशाक, सफेद रंग को सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध जीव से जोड़ा गया है, यानी एक बुद्धिजीवी जीव से जोड़ा गया है। और वह एक गोलक अर्पित कर रहा है, वह एक गोलक अर्पित कर रहे हैं मुगल सम्राट जहांगीर, जो राजवंशीय सत्ता का प्रतीक है। तो मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। ये इस प्रभामंडल चित्र में जो अबुल हसन चित्रकार द्वारा बनवाया गया है। तो मुगल शासकों के जो दैवीय चित्र हैं वो राजा को प्रभावित करते थे। और इसलिए इतिवृत्तों के विवरण में, जैसा हमने बताया, मुगल ऐतिहासिक ग्रंथों में शासकों के प्रभामंडल से युक्त चित्र बनाए गए और उन्हें देखने वालों के मन मस्तिष्क पर इसका स्थायी प्रभाव भी पड़ता था। और राज्य की प्रजा का शासकों के व्यक्तित्व, जो शासकों की पर्सनैलिटी थी, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव भी अनायासी अपने आप ही बढ़ जाता था। 17वीं शताब्दी की जो बात करें बेटा, तो बाबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद हुआ, मुगल सम्राट बाबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, हालांकि मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल के दौरान चित्रकला का कोई खास विकास देखने को नहीं मिलता, लेकिन सम्राट हुमायूं चित्रकला का शौकीन थे और अपने निर्वासन के दौरान ही बादशाह हुमायूं की मुलाकात फारस के दो फेमस आर्टिस्ट मीर सैयद अली और अब्दुस समद से हुई। बच्चों, मीर सैयद अली व अब्दुस समद ही वो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने बादशाह हुमायूं के कहने पर मुगल चित्रशाला की फेमस क्रिएचर हमजानामा को रंग बिरंगे चित्रों से सजाया। और यहीं से ही मुगल शासकों के चित्रों में प्रभामंडल की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी, दैवीय प्रकाश की छवि परिलक्षित होने लगी। तो आईने अकबरी में अकबर के समय के 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुलह कुल, एकीकरण का स्रोत। और विनोद सर, बच्चे बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं आगे क्विज टाइम का। अच्छा जी, अच्छा। सुलह कुल के बाद हम ठीक। तो अकबर ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भिन्न भिन्न धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं, उन धर्मों का उद्देश्य, आध्यात्मिक लक्ष्य एक ही था, सर्वधर्म मैत्री, आपसी प्रेम और भाईचारा, यानी सुलह कुल। और समाज के हर एक वर्ग और संप्रदाय के बीच शांति और भाईचारा स्थापित करना सुलह कुल का परम उद्देश्य था। सुलह कुल सर्वधर्म मैत्री के सिद्धांत को बादशाह अकबर द्वारा व्यवहारिक रूप दिया गया और बादशाह अकबर ने सुलह कुल के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दिया, वास्तविकता के धरातल पर उतारा। सुलह कुल की नीति एकीकरण का एक ऐसा यूनिक सोर्स है जिसके मूल में एकेश्वरवाद है। सुलह कुल पूर्ण शांति, मुगल आदर्श एवं सुयोग शासन की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। अबुल फजल अकबरनामा में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहता है कि सुलह कुल का आदर्श मुगलों के प्रबुद्ध यानी सम्राट अकबर के सुयोग शासन की आधारशिला है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सुलह कुल के उदार व्यक्तित्व, अकबर के उदार व्यक्तित्व का यह परिचायक है और अकबर के उदार व्यक्तित्व व सहिष्णु विचारधारा का यह पर्याय है।
इसी बात को वास्तविक रूप देते हुए सम्राट अकबर ने 1563 में हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों को सुलह कुल के नियमों के अनुपालन के आदेश दिए गए थे और मुगल बादशाहों द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए भी जाना जाता है कि मुगल बादशाहों ने उदारवादी तरीके से उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए धार्मिक पूजा स्थलों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए मुक्त हस्त से अनुदान दिए। सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबुल फजल के अनुसार प्रभुसत्ता एक सामाजिक अनुबंध है। अबुल फजल के मुताबिक प्रजा के 4 सतत्वों की रक्षा करना बादशाह की जिम्मेदारी है। राजा बदले में आज्ञा पालन की इच्छा रखता था और न्यायकारी शासक ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ अपने उत्तरदायित्व का आदर कर पाते थे। चार सत्व कौन से थे, बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा जी, जो अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा जी। हाँ जी 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 जी। 4 सत्व मैं बता देती हूँ। 4 सत्व बच्चों, 4 ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बादशाह निभाते थे, उसके बदले में वो अपनी जनता से आज्ञा पालन की इच्छा रखते थे। कहने का अर्थ है बादशाह उनके जीवन की रक्षा करते थे, उनके धन की रक्षा करते थे, हाँ जी, अपनी जनता के सम्मान की रक्षा करते थे और उनके विश्वास की रक्षा करते थे। वह विश्वास जो जनता अपने राजा में दिखाती थी। इसके बदले राजा जनता से क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जो भी नियम कानून साम्राज्य की समृद्धि के लिए या उसको बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, जनता उसका अनुपालन करे। तो ये 4 सत्व थे बेटा, जीवन, धन, सम्मान और विश्वास, जिसके बदले में राजा जनता से आज्ञा पालन की अपेक्षा रखा करते थे। बिल्कुल सही। तो आई थिंक ये क्लियर है। यस, बिल्कुल ठीक मैम, बिल्कुल सही। अकबर का विश्वास था कि शासक को प्रजा का संरक्षक होना चाहिए। शासक में एक राजा के अंतर मन में जितने भी सद्गुण होते हैं, उन तमाम अच्छाइयों में न्यायपूर्ण होना बादशाह का सर्वोत्तम सद्गुण माना गया और सम्राट अकबर का विश्वास था कि न्यायपूर्ण शासक ही सही मायने में प्रजा का संरक्षक और अभिभावक साबित हो सकता है। अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी प्रजाहित को सर्वोपरि माना। अकबर के साथ साथ ध्यान देने की बात यह भी है विद्यार्थियों कि जिस न्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतिमान बादशाह अकबर ने स्थापित किया, प्रजाहित के लिए सम्राट अकबर के उत्तराधिकारियों ने उसी न्यायपूर्ण व्यवस्था व परंपरा को स्थापित किया और प्रजाहित के उद्देश्य से इसे सर्वोपरि माना। मुगल कालीन चित्रकारों ने भी मुगल राजतंत्र के इस सर्वोत्तम गुण को अपने बेहतरीन चित्रों के द्वारा सजीव चित्रण किया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बादशाह नामा की एक जिल्द में प्याग नामक चित्रकार द्वारा चित्रित ये मुगल दरबार का एक चित्र है, जिसमें बादशाह जहांगीर शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाई जाने वाली एक मणि दे रहे हैं। और ये टॉपिक है बेटा जहांगीर और उसकी विशिष्ट पहचान न्याय की जंजीर। आप चित्र देख रहे हैं कि जो मुगल सम्राट जहांगीर है, ये अबुल हसन नामक एक कलाकार द्वारा बनाया गया एक चित्र है, जिसमें मुगल शासक जहांगीर दरिद्रता की जो एक आकृति काले रंग की है उस पर तीर से निशाना साध रहे हैं, उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। और जहांगीर ने, मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरणों में न्याय की जंजीर को भी इस प्रकार वर्णित किया है। जो आप देख रहे हैं न्याय की जंजीर, वो बादलों के बीच से यानी स्वर्ग से उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो राज्यारोहण के समय क्या कहते हैं वो अपने संस्मरणों में सम्राट जहांगीर कि राज्यारोहण के समय में मैंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को लगाने का था, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देर हो जाए अथवा वे न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करें, तो उत्पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और इसे हिलाकर न्याय की गुहार लगा सके, उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके बादशाह का। और विद्यार्थियों, इस जंजीर
का जो ये आप चित्र देख रहे हैं इस वीडियो में, ये आगरे के किले का एक चित्र है और यमुना तट पर स्थित आगरे के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर पत्थर के एक खंबे में सोने की एक जंजीर, इस जहां आप देख रहे हैं कि इस हुक से बंधवाई गई थी, जिसमें करीब 60 घंटियां लटकी हुई होती थी और जो हिंदुस्तान में सम्राट जहांगीर की न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुई। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, जिसकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही हो, वह इस जंजीर को पकड़कर घंटी बजाकर सम्राट या बादशाह जहांगीर के दरबार में अपनी फरियाद रख सकता था। तो ओवर टू यू प्रज्ञा मैम। तो आइए बच्चों, एक क्विक रिकैप लेते हैं। मुझे मालूम है आपको इसका बहुत देर से इंतजार था। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बेटा। अकबरनामा कितनी जिल्दों में विभाजित है? नेम हाउ मेनी वॉल्यूम्स अकबरनामा हैज, हाउ मेनी वॉल्यूम्स? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5। तो यस, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आंसर क्विकली। जी, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, और जी। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। प्रियांशी ने लिखा है 1 का 3, गुड़िया देवी ने लिखा है 3, अजय सिंह ने लिखा है 3। तो हम जल्दी से उत्तर की तरफ बढ़े। जी हाँ, तो बेटा 3 इसका उत्तर है, 3 जिल्दों में यानी 3 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। आईने अकबरी निम्न में से किस ग्रंथ का भाग है? किस ग्रंथ का, यानी किस जो हमारा इतिवृत्त है उसका भाग है आईने अकबरी। सो आईने अकबरी इज अ पार्ट ऑफ विच क्रॉनिकल, और I should say which book written for the kings? पहला है अकबरनामा, दूसरा है बादशाहनामा, तीसरा शाहनामा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में नाम इसी तरह है, इट इज अकबरनामा, बादशाहनामा एंड शाहनामा। सो यू हैव टू से आईने अकबरी इज अ पार्ट ऑफ विच मेन क्रॉनिकल? Yes, the answers have started coming. बच्चे बहुत उत्साहित होकर के आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में उत्तर आ रहे हैं। हम आंसर रिफ्लेक्ट करें। यस, मेजॉरिटी हैव गिवन द राइट आंसर। यस, अकबरनामा बेटा, वेरी गुड। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं बच्चों। बादशाहनामा के लेखक का नाम बताइए। Who is the writer of बादशाहनामा? फर्स्ट अबुल फजल, सेकंड फिरदौस, थर्ड अब्दुल हमीद लाहौरी एंड fourth is Jahangir. Badshahnama is a chronicle. You have to name the writer of Badshahnama. ये बच्चों उत्तर आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। नीरज गुप्ता, दीपक चौहान, अफरोज मलिक, विशाल गुप्ता सभी आंसर दे रहे हैं। तो हम आंसर तो बेटा सही उत्तर है तीसरा, अब्दुल हमीद लाहौरी। थैंक यू मैम। ओवर टू यू सर। प्रश्न 4 है मैम। ओके बेटा, प्रश्न 4 आपके सामने आ रहा है। बादशाह अकबर ने जजिया कर कौन से वर्ष में समाप्त किया था? इन विच ईयर Akbar abolished jizya tax? In which year Akbar abolished jizya tax? 1554, 1564, 1574 and 1584. अंजू गौड़, जतिन शर्मा, अलीशा खान, मोहम्मद वाजिद, अजीत सिंह बहुत बड़ी संख्या में आंसर्स दे रहे हैं। बच्चे बहुत उत्साहित होकर के आंसर दे रहे हैं। यस Yes, the correct answer is in 1564. Okay, over to you Vinod sir. थैंक यू मैम। तो विद्यार्थियों, यह है असाइनमेंट होमवर्क। प्रश्न 1, सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के द्वारा कैसे लागू किया गया? प्रश्न 2, मुगल बादशाह शासन पर दैवीय अधिकार रखते थे, इस विचार को किस प्रकार संप्रेषित किया गया? प्रश्न 3, अकबरनामा किसने लिखा था, इसकी विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और यह आपका क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला प्रश्न, आपका थिंकिंग जोन का, कि सुलह कुल का आदर्श आज के युग में भी उतना ही अर्थपूर्ण व प्रासंगिक है जितना अकबर के समय में था। उक्त कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए।
यह है माइंड मैप आपका कि हमने पढ़ा मुगल इतिवृत्त के बारे में, अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और आदर्श राज्य के 3 टॉपिक दैवीय प्रकाश यानी बादशाह अल्लाह का प्रतिनिधि, बादशाह फर्र-ए-जादी, बादशाह को दैवीय प्रकाश ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता था। सुलह कुल की नीति के बारे में हमने पढ़ा जो बादशाह अकबर के द्वारा प्रतिपादित की गई, और सुलह कुल के अंतर्गत ही मुगल आदर्श एवं सुयोग शासन की आधारशिला न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता एक सामाजिक अनुबंध के रूप में बादशाह द्वारा प्रजा के 4 सतत्वों की रक्षा, बादशाह का आज्ञा पालन प्रजा का दायित्व था, और दिव्य मार्गदर्शन द्वारा अपने राज्य का पालन। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आज की कक्षा का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी इतिहास टीम का, समस्त पदाधिकारीगण का और विशेष रूप से अपनी टेक्निकल टीम का आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास 2 नवंबर को होगी और गूगल फॉर्म का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। 10 मिनट।